Good morning students. So in the last class we have discussed about the group 17 elements and their normal physical trends like ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and today we are going to discuss more about group 17 elements like their colors, oxidation state, their chemical reactivity, and then we will talk about the compounds of halogens like chlorine and HCl. Okay, so let's start with the colors. So अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े थे ऑक्सीजन वगैरह वो सब कलरलेस थे ना, N2O2, बट अभी जो क्लोरीन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना उनका कोई ना कोई कलर होता है. लाइक F2 जो है येलो कलर का है, Cl2 ग्रीनिश येलो कलर का, Br2 रेड ब्राउनिश कलर का होता है, I2 जो है वो वॉयलेट कलर का होता है. सो ये कलर्स क्यों शो करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है. कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी मैटर कलर कब शो करता है, व्हेन इट एब्जॉर्ब लाइट इन दी विजिबल रेंज. जो विजिबल रेंज है अगर उसकी कोई लाइट वो एब्जॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई देता है. ठीक है, सो इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कलर शो करते हैं. क्यों? बिकॉज दे एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट. क्योंकि अगर वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो वो लोअर से कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएंगे. ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या करते हैं, एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं. इसी वजह से इनमें कोई ना कोई कलर होता है. ओके, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है. मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा. क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इट इज़ अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं है. इसकी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की. पूरी पीरियोडिक टेबल में इसकी सिर्फ फ्लोरीन ही ऐसा है जो सिर्फ -1, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो है -1. ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, साथ में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं. प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ये कब दिखाते हैं, जब ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या हो, अटैच हो. जैसे क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो जब क्लोरीन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा ना, उस समय उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, ब्रोमीन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, प्लस. उसी तरीके से आयोडीन का प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा जब वो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. अच्छा, ये बहुत इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं, +3, +5, +7. तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, बिकॉज सबके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं. सिर्फ फ्लोरीन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है ना. फ्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p5. तो 2 वाले शेल में तो कोई भी डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है. डी ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होता है, 3 से, है ना. तो इसके पास कोई भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये अपनी कोवैलेंसी एक्सपांड नहीं कर सकता है. जबकि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये अपनी कोवैलेंसी एक्सपांड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो इसका हम लोग एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का शेल बना के देखते हैं और बता करते हैं कि किस तरीके से +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है, सो ये वाला नोट कर लिया आप लोग. सो ग्राउंड स्टेट में इनका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या होता है, Ns2 Np5 और डी ऑर्बिटल क्या रहता है, इनके वीकेंड रहते हैं. अब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, तो फर्स्ट में क्या होगा, p जो सबशेल है उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, d में चला जाएगा. ठीक है, तो अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इस केस में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो, हाँ, +3. ठीक है ना.
क्योंकि अब यहाँ पर भी वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपनी ऑर्बिटल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। सो टोटल वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा यहाँ पर +3 और यहाँ पर -1। क्यों -1? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएगा वो -1, यहाँ पर +3। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, लिखते जाओ। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके डी ऑर्बिटल में चला गया। सो अब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा इस केस में? +5। अब जो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या हुआ, ये s का भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया। तो अब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है वो? +7। तो इस तरीके से वो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। नाउ विल सी ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जो हैलोजेंस होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम जितने भी नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में जो क्लोरीन फ्लोरीन होते हैं ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसका रीज़न क्या है उनके रिएक्टिव होने का? पहला तो है दे हैव लो डिसोसिएशन एंथैल्पी। लो डिसोसिएशन एंथैल्पी मीन्स जो ये हैलोजन और हैलोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है ना, उसको अगर आप ब्रेक करना चाहो तो आपको बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दे हैव लो डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे फ्लोरीन की बात करें F2 मॉलिक्यूल की, तो उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है 158.8। पर यहाँ पर देखो, अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से जा रहे हैं नीचे इधर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पर देयर इज एक्सेप्शन, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि जो ऊपर है उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है, जो नीचे है उसकी कम है। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था और क्लोरीन का कम होना चाहिए था ट्रेंड के हिसाब से। बट यहाँ पर ये ट्रेंड क्या है, नहीं चल रहा है, यहाँ पर एक्सेप्शन हो रहा है। तो इस एक्सेप्शन का रीज़न क्या होगा? हाँ, स्मॉल साइज के कारण, है ना। स्मॉल साइज के कारण क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। सो पहले ही फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच रिपल्शन है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि साइज कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास है, तो पहले से ही उनमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो पहले से ही रिपल्शन हो रहा है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी और दे दोगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा। तो उसका रीज़न लिख लो आप लोग। वीक FF बॉन्ड, ऐसा लिखना है, वीक FF बॉन्ड is due to the repulsion between the non-bonding electrons in the small molecule. दूसरा रीज़न है कि हेलोजेंस हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उनकी बहुत ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या समझते हैं कि जब ये हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उनको एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, वो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। मतलब वो खुद से ही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। आपको अलग से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुमको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, वो खुद से ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। अगर देखते हैं कि कोई ऐसा एटम है जो उनको इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्योंकि दे हैव एफिनिटी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करने की उनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। सो दो रीज़न है हेलोजेंस के रिएक्टिव होने की। वो पहला है कि दे हैव लो डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड दे हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो देयर इज एनामलस बिहेवियर बिटवीन F एंड Cl। आप देखेंगे F और Cl में Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। उसका रीज़न अगेन वही रीज़न है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरन्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है।
इसी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, सो यहाँ पर भी एक एनोमलस बिहेवियर है जो पहले ही मैं इसे बता चुकी हूँ। सो दिस इज द 2 रीज़न। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जितने भी हेलोजेंस है ना, दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये कर लिया, लिखिए। चलिए बताइए क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका काम क्या होगा? क्या होगा ऋषि? क्या समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से? सिर्फ ऑक्सीजन देता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या? जो अपना ऑक्सीडाइजेशन स्टेट का मतलब दूसरा जो बाइंड होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग। मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा होगा, ठीक है, वो खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो एक्चुअली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आप ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट कीजिए। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा और वहाँ रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो जनरली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? गेन कर रहा है। अगर Na है, ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर ये क्या करता है? ये रिड्यूस होता है, तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूस हो रहा है मतलब क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना लेगा? 2s माइनस। तो यहाँ पर 0 था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या हो गया? -1। तो ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है पर सामने वाले को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। सो जितने भी हेलोजेंस हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। गेन करने से वो क्या करते हैं? खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सो जितने भी हेलोजेंस हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। ठीक है, इवन जो ये फ्लोरीन है ना, ये बाकी सारे हेलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ये क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ये ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सो फ्लोरीन जो है वो दूसरे हेलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, तो ये नोट डाउन कर लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जैसे मेरे पास फ्लोरीन है और कोई दूसरा हेलोजन है, यहाँ पर X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो जैसे HCl है यहाँ पर, या HBr है, या KCl है, तो उसमें से जो भी क्लोराइड आयन होगा या ब्रोमाइड आयन होगा उसको क्या कर देगा? वो ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पर F2 2x माइनस आयन मतलब ये कोई भी हेलोजन का आयन है, हेलाइड आयन है। ठीक है, इस हेलाइड आयन को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। देखो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, यहाँ पर क्या हो गया? 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया मतलब उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये जो F2 है ये दूसरे हेलोजेंस को भी क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। सिमिलरली जो क्लोरीन होगा ना वो अपने से नीचे वाले जो हेलोजन है उसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। तो सेम रिएक्शन आप क्लोरीन के लिए भी लिख सकते हैं, पर उस समय X की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या होगा इस केस में? क्लोरीन के केस में X क्या क्या हो सकता है? ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोमीन आयोडीन को भी क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अच्छा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि F2 और Cl2 की बात करते हैं हम लोग, है ना? F2
तो मैंने बोला कि F2 इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2, जबकि हमको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव होती है। अगर मैं दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है -33 और क्लोरीन की होती है -349। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन से, बट उसके बाद फ्लोरीन हैज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर देन क्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन पीछे है। ये एग्जाम्पल 7.15 देखेंगे। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है और सेम क्वेश्चन आपका पीछे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पेज छोड़ के। Considering the parameters such as bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Cl2। तो एक ही क्वेश्चन है, इसको 2 अलग अलग तरीके से फ्रेम किया गया है। ठीक है, पर दोनों का आंसर डिपेंड किस पे करता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। तो उसको हम लोग ये आंसर को मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, किस तरीके से F2 हैज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर देन Cl2। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इन तीनों पैरामीटर पे डिपेंड करता है किसी का भी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से क्या समझते हैं आप लोग कि वहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है ना। अगर मेरे पास कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, आयरन कोई भी एक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैसियस मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से फ्लोरीन है तो क्या है? 2FF है, मैंने इसको बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया, तोड़ दिया, तो फ्लोरीन का एक एटम मिलेगा मुझे और 2 एटम मिलेंगे फ्लोरीन के, और दोनों कौन से फॉर्म में होंगे? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा? जब ब्रेक होगा तो एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको अलग से एनर्जी देनी है। अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी क्या पड़ेगी? देनी पड़ेगी। और अगर हम सिस्टम में एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। और जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तब क्या होती है? नेगेटिव, है ना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था हमने। आप सिस्टम में एनर्जी दे रहे हो मतलब प्लस उसमें ऐड कर रहे हो सिस्टम में एनर्जी, है ना। तो ये एक सिस्टम है, यहाँ पर आप एनर्जी ऐड कर रहे हो तो इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? प्लस होगी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो आपने यहाँ पर एनर्जी दी, एनर्जी देके हमको गैसियस एटम मिल गया। अब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस केस में क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, क्योंकि जब हेलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो हमेशा एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। चाहे कोई भी हेलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जब भी ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं। हर केस में नहीं पॉसिबल है। मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, पर ये जो नॉन मेटल्स हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लोज द डोर। सो ये इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या हो गए? माइनस आयन बना लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या थर्ड जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। हाइड्रेशन मतलब आपने ये जो आयन मिला इसका एक्वस क्या बना दिया? सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन जब आप इस आयन का बनाओगे ना उस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है हेलोजन के केस में। तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसको हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हमको क्या मिलेगा? ये गैसियस फॉर्म में था, अब ये क्या मिलेगा? एक्वस फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ? एनर्जी दिया गया है यहाँ पर एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई। सो ओवरऑल नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। सो ओवरऑल जो एंथैल्पी होगी वो किस में होगी? नेगेटिव में। ठीक है, अब हम इसी को फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में देखते हैं। फ्लोरीन के केस में मैंने अभी बताया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है और क्लोरीन की ज़्यादा होती है। सो हमको फ्लोरीन को कम एनर्जी देनी पड़ी और वो डिसोसिएट हो गया। पर यहाँ पर क्लोरीन के केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी,
क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है, इसकी कम नेगेटिव है। तो एनर्जी क्लोरीन के केस में ज़्यादा रिलीज हुई, पर ज़्यादा हमने क्लोरीन के केस में ही दिया है बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। पर अब ये वाला जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन के अगेन ज़्यादा होती है। फ्लोरीन का जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाओगे ना, ये जो आयन मिला है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और क्लोरीन के केस में कब रिलीज होगी। सो ओवरऑल किस केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, फ्लोरीन के केस में, तो वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, वो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो फ्लोरीन जो है उसकी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है और दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होती है। इसी वजह से जो फ्लोरीन है इट इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दी क्लोरीन। तो इसका आंसर आप देखेंगे एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ है, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FF बॉन्ड, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस लिखा है। तो इसका रीज़न यही यहाँ से आता है, क्योंकि ये वाला केस तो क्लोरीन के केस में ज़्यादा होता है, बट ये दोनों केस क्या है, फ्लोरीन का पॉजिटिव है। डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन में कम लगती है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा निकलती है। इसी वजह से फ्लोरीन इज़ अ मोर हैज़ ऑक्सीडाइजिंग पावर देन दी क्लोरीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ना, इसका जो पीछे का जो है इंटेक्स्ट क्वेश्चन 7.26 का आंसर आप ना ABC से लिख सकते हैं, मॉडर्न ABC में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इसका आंसर, ठीक है। कंसिडरिंग द पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो इसका आंसर आप मॉडर्न ABC सबके पास है ना, वहाँ से नहीं है तो आप देख लेना किसी से, नहीं तो मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी, ठीक है। उसका आंसर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये समझ में आया कि क्यों F2 का हाइड्रेशन हैज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर देन क्लोरीन, ठीक है। अब नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ वाटर, हेडिंग डालो रिएक्शन विथ वाटर। तो जो फ्लोरीन है ना ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। सो लिख लो, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन। सो F2 प्लस 2H2O 4H प्लस 4F माइनस एंड O2, ठीक है। तो ये वाटर को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। पर बाकी जो है ना, जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके भी एसिड बनाते हैं, ठीक है, हाइपोक्लोराइड एसिड, हाइपोक्लोराइड बनाते हैं, HOX। जैसे X की जगह Cl हो तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और हाइड्रोजन हाइपोक्लोरस बनता है। नेक्स्ट लिखिए, एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। सो फ्लोरीन जो है अभी तक हमने बहुत देखा कि हर जगह कहीं ना कहीं फ्लोरीन क्या है, उसमें एक्सेप्शंस है ना, थोड़ा सा अलग बिहेवियर करता है बाकी सारे ग्रुप मेंबर से। तो उसका रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न है ड्यू टू द स्मॉल साइज़, ठीक है। सो फर्स्ट लिखो ड्यू टू स्मॉल साइज़, दूसरा है ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 से हम लोग मेजर करते हैं, ओके। थर्ड है ड्यू टू लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, दिस FF बॉन्ड, ड्यू टू लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंड फोर्थ है एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। सो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से फ्लोरीन क्या करता है, इट बिहेव डिफरेंट देन अदर फैमिली मेंबर्स, ओके। अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे भाई ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, किस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, HX टाइप के, है ना। हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएंगे, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HBr हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। क्या क्या बनाएंगे, HF, HCl, HBr और HI, ठीक है।
अब ये सब के सब क्या हैं, एसिड्स हैं, है ना। HCl तो आपको पता ही HCl हम कितना यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक हैं। तो अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो क्या सोचते हो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा? H+ आयन देना। कौन इजीली H+ आयन दे सकता है, आपको क्या लगता है? HI दे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आयोडाइड आयन का साइज इतना बड़ा है कि ये अच्छे से हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, उसका वीक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। आयोडाइड आयन देखो ना बहुत बड़ा होगा इस तरीके से, और H बहुत छोटा सा होगा, तो इनके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी तो ईजिली क्या दे देगा, ये H+ दे देगा, ठीक है। सो लिख लो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सो ऐसा हम लोग पहली बार कर रहे हैं क्या? नाइट्रोजन के केस में भी ऐसा किया था ना, है ना। ऑक्सीजन का भी जब ऐसे, हाँ हाँ, लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड आयोडाइन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, HI के केस में सबसे कम होगी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी, HI की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HF। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HI की सबसे कम है, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी भाई? HF की ज़्यादा होगी ना, क्योंकि आप उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो बहुत स्टेबल है। सो यही ऑर्डर क्या रहेगा उनका, स्टेबिलिटी का। HI सबसे कम स्टेबल है और HF सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको आपको ब्रेक करना है उनके बीच के बॉन्ड को, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो HF है ना, HF जो है लिक्विड है, बाकी जितने भी है ना HCl, HBr, HI ये सब गैशियस फॉर्म में होते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या होगा? HF इज़ अ लिक्विड एंड बाकी जितने रेस्ट ऑफ दी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं दे आर इन गैशियस फॉर्म। इसका रीज़न मैं पहले बता चुकी हूँ वैसे, पर फिर से पूछ रही हूँ मैं। अमोनिया के केस में भी सेम यही रीज़न था कि फॉस्फीन गैस होता है, अमोनिया लिक्विड होता है। क्यों? ना, अभी लिक्विड की तो बात, लिक्विड मतलब ये खुद ही लिक्विड स्टेट में है, ये किसी के साथ सॉल्युबल नहीं है, ये खुद ही लिक्विड स्टेट में है। HCl गैस होता है, HCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा होती, दैट इज़ ट्रू, वो सॉल्युबल है वाटर में, बट मैं बोल रही हूँ HF इटसेल्फ इज इन लिक्विड स्टेट, HCl गैस होता है, HF इज इन लिक्विड स्टेट। हाँ, क्या होता है, बोलो, सही बोल रहे हो? हाँ, ठीक है। HF में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? अगर हाइड्रोजन के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो। कौन कौन सा होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ ये तीनों एटम जुड़े हुए हैं तो वहाँ ज़रूर से कोई ना कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे NH3 में हाइड्रोजन के साथ क्या था, नाइट्रोजन, तो वहाँ पर क्या बनता था, हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O, वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वैसे ही HF में भी क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि सिर्फ 3, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तभी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिख लो, फिजिकल स्टेट करके लिख लो। सो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के भी, है ना, कि HF लिक्विड फॉर्म में रहता है। सो लिख लो, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट while HCl, HBr and HI are gases. ठीक है, लिख लिए? नीचे लिखो रीजन। HF is liquid due to the presence of hydrogen bonding in the molecule. HF is liquid due to presence of hydrogen bonding in the molecule.
सो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो। क्या होगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाजू में जो अगर HF मॉलिक्यूल है तो उसमें यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, तो इनके बीच क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से ये आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा और ये अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल के साथ। तो इस तरीके से क्या बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही NH3 और PS3 के केस में भी था। हो गया। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17। सो हेलोजन जो है ना वो अलग अलग बहुत टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बता देते हैं क्योंकि इतने सारे ऑक्साइड्स हैं, सबको लर्न करना याद रखना मुश्किल है, फिर भी इसे थोड़ा बहुत टच कर देते हैं, ठीक है। सो जो फ्लोरीन है ये दो टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करता है, OF2 टाइप का और O2F2 टाइप का, ठीक है। जिसमें से O2 जो है इट इज थर्मली स्टेबल, बट O2F2 इज नॉट थर्मली स्टेबल। क्यों? ये जो है OF2 इट इज अ थर्मली स्टेबल बट O2F2 इज नॉट ए थर्मली स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है और O सिंगल बॉन्ड जो है इट इज़ वेरी लेस डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, O और O के बीच सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फ्लोरीन दोनों तरफ से इसमें अटैच है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इट इज़ लेस थर्मली स्टेबल देन दिस वन। क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये भी बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाता है और जितने भी ऑक्साइड्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। सब जगह देखो अलग अलग क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर क्लोरीन का क्या है, +1, यहाँ पर क्या होगा उसका +4 होगा आई थिंक सो, तभी तो ClO2 बना हुआ है ना। यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +7 है, तो हर एक ऑक्साइड में क्लोरीन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि एक्सप्लोड हो जाते हैं ये, ठीक है। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये लीस्ट स्टेबल होता है। अगर मैं आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड की बात करूँ ना, सो आयोडीन के ऑक्साइड जो हैं दे आर हाईली स्टेबल और उसके बाद क्लोरीन के होते हैं और ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर लीस्ट स्टेबल। सो ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख लो इसको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन, ठीक है। हेलोजन के ऑक्साइड की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आयोडीन के ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन के जो आयोडीन होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गया ये। इसमें जो ClO2 है ना इसका यूज़ ब्लीचिंग एजेंट की तरह करते हैं, ठीक है। ClO2 गैस का कैसे यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की जैसे। ब्लीचिंग मतलब अगर कोई भी कलर है ना तो उसको कलरलेस कर देता है ये। अगर आप ClO2 गैस है ना उसके पास अगर कोई भी लिटमस पेपर लाओगे ना तो कोई भी कलर का, तो वो एकदम से उसका कलर उड़ जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सो दे आर वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट, है ना। आप पानी में भी इसको Cl2 का यूज़ वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी करते हैं ना, डिसइंफेक्टेंट की जैसे भी करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की जैसे भी करते हैं Cl2 का। तो आगे हम लोग जब Cl2 पढ़ेंगे तब देखेंगे कि Cl2 इज़ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब अगला है ये मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते होंगे भाई, खुद सोचो क्या बनाते होंगे। अगर कोई भी मेटल सोचो Na है, Mg है, उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं,
हाँ कैसा, मेटल क्लोराइड, मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, है ना, मेटल हैलाइड्स बनाएंगे, MgBr2 हो गया, NaCl हो गया, तो ये क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। सो लिख लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। पर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो दूसरे टाइप के आते हैं, फॉर्म मेटल हैलाइड्स। जैसे अगर Mg है तो Mg के साथ Br2 क्या बनाएंगे, MgBr। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है, कि कौन सा मेटल हैलाइड में ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। जैसे मेरे पास MgF है, MgCl2 है, MgF2, MgCl2, MgBr2 और MgI2, विच हैज़ मोर आयनिक कैरेक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। सो कौन से हैलाइड्स के आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो उस हैलाइड्स के आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे जिसमें जो एनायन है वो छोटा होगा, ठीक है। और अगर एनायन बड़ा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, एनायन छोटा है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। अगर मेटल सेम है, हमारे जो कैटायंस हैं वो सेम है, बट एनायंस चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पर फ्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड है, या ब्रोमाइड, आयोडाइड। सो जो आयन बड़े साइज का होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जो छोटा है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो MgF2 में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, MgF2 ज़्यादा आयनिक होगा, फिर MgCl2 और MgI2 विल बी लेस आयनिक। सो इसको आप किसी भी मेटल हैलाइड के बारे में सोच सकते हैं। अगर NaCl है, NaF, NaCl, NaBr और Na है तो उसमें भी इसी तरीके का कंपैरिजन होगा। Na क्या होगा, इट विल हैव लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, और NaF को हाईली आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। सो आपकी बुक में जनरलाइज फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास कभी कभी ऐसा देखो होगा कि जो बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे सोडियम हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1, Mg हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। पर जो ट्रांजिशन है जैसे लेड हो गया, Sn हो गया, ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। सो अगर मेरे पास दो हैं, SnCl2 है और SnCl4 है, ठीक है। सो यहाँ पर Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और यहाँ पर +4। समझते हैं ना कैसे निकलता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी ही मान लो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट अ वैलेंसी। यहाँ पर उसकी वैलेंसी क्या, +2 है कि नहीं। क्लोरीन की -1 है, उसकी +2 है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और ये +4 में। तो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वो ऐसा पूछता है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है ना उसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है। सो इट हैज़ मोर कोवेलेंट नेचर, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। SnCl4 हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। SnCl4 हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो उसका रीज़न क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट से देखेंगे हम। जिस मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिख लो SnCl4 हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, सो उसका रीज़न है, रीज़न भी लिखा देती हूँ मैं, लिख लो रीज़न। हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलाइड्स, रीज़न लिख लो, हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट will be more covalent than the one in the lower oxidation state, so एक आध एग्जाम्पल और कर लो। then the lower oxidation state, लिख लिए, फिर से बोलूं कि लिख लिए। सो ये छोटे एग्जाम में क्वेश्चन है, यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, रिएक्शन वगैरह बड़े बड़े नहीं आएंगे, वो कम ही आएंगे,
इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं छोटे से, जैसे कि PbCl2 और PbCl4, ठीक है। इसमें किस में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लेड का ज़्यादा है, तो किसमें लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है ना। सो PbCl4 हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन PbCl2, तो लिख लो PbCl, एग्जाम्पल लिख लो, PbCl4 हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन PbCl2, लिख लिए। ओके, तो यहाँ पर हम जनरल इनकी जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ केमिकल और फिजिकल कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे इनके कंपाउंड्स क्या क्या हैं। सो क्लोरीन के हमको 2 कंपाउंड पढ़ना है, Cl2 और HCl, ठीक है। HCl बहुत ही छोटा है, उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट Cl2 में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक। तो दोनों ही पढ़ेंगे हम लोग, Cl2 भी पढ़ेंगे, HCl भी पढ़ेंगे, और अगली क्लास में कल इस चैप्टर को ख़त्म ही करना है हमको, ठीक है, क्योंकि फिर सॉलिड स्टेट पढ़ना है, सो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। तो परसों से सॉलिड स्टेट शुरू करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो लिख लो क्लोरीन, या लिखो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17, हेडिंग डालो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17। पहला कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग क्लोरीन, Cl2। सो पहला हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से क्लोरीन का प्रिपरेशन होता है वो देखेंगे, ठीक है। सो पहले लिखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन। सो फर्स्ट इज़ लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है MnO2, उसको हीट करेंगे HCl के साथ, तो MnCl2 मिलता है प्लस 2H2, ठीक है। तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो भी सेम टू सेम ही है। ये जो है ना MnO2 का रिएक्शन NaCl और H2SO4 से कराना है, तो NaCl और H2SO4 ना आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। आगे जब हम HCl पढ़ेंगे ना, तो दिस इज़ द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl ओनली, कि NaCl और H2SO4 का आपस में रिएक्शन करा दो तो HCl मिलेगा। सो ये दोनों ही रिएक्शन सेम है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीधा HCl ले रहे हैं, और इसमें क्या ले रहे हैं, NaCl और H2SO4, जिससे फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, HCl। फिर वो HCl किसके साथ रिएक्शन करेगा, MnO2 के साथ, और फिर बाकी कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखो सेम ही कंपाउंड मिल रहे हैं, बस ये क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट इज अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो इसमें पहला है डिकन्स प्रोसेस, ठीक है, डिकन्स मेथड। तो इसमें क्या करें, यहाँ पर भी देखोगे ना HCl का ना, तो यहाँ पर HCl क्या कर रहा है, MnO4 का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपल HCl का क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन। सो HCl का ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl2, हाँ 4HCl प्लस O2। तो यहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए कैटलिस्ट का, तो हमको क्या मिलेगा, Cl2 गैस और H2, ठीक है। सो HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो हमको क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रही है। तो ये डिकन प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस, क्लास 10th। क्या प्रोसेस बोलते थे इसको। तो जो लास्ट मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, जो NaCl ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो कैथोड पे हमको क्या मिलती है, Cl2 गैस मिलती है, ठीक है। और एनोड पे क्या फॉर्म होता है, सॉरी एनोड पे हमको मिलती है Cl2 गैस, एनोड पे हमको मिलती है Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और NaOH भी इसमें फॉर्म होता है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन भी मिलता है और NaOH एल्कली भी मिलता है। तो हमने क्लास 10th में इसमें पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के मेथड में पढ़ा था ये, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन ऑल्सो गिव अस क्लोरीन एट एनोड, और कैथोड पे क्या मिलता है, H2। ओके, तो बाकी का जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, फिर हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।